कहते हैं इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल तक पहुंच गया, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि शायद ब्रह्मांड भी हमें देख रहा है? एक ठंडी रात थी। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से एक अजीब सिग्नल मिला। वो सिग्नल ऐसा था जो ना किसी ग्रह से आता था, ना किसी तारे से, और सबसे डरावनी बात यह थी, वो सिग्नल हर 6 घंटे बाद अपने आप दोहराया जा रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी बदली तो सिग्नल ने रिप्लाई दिया। एक ऐसा रिप्लाई जिसे सुनकर पूरा कंट्रोल रूम सन्न रह गया। तेज हार्ट बीट साउंड प्लस स्टैटिक नॉइज FX। कमांडर, वी आर गेटिंग अ रिपीटिंग पल्स 1420 MHz। इट्स नॉट रैंडम। नासा के वैज्ञानिकों ने डाटा चेक किया। वो फ्रीक्वेंसी थी हाइड्रोजन लाइन की, यानी वो वेवलेंथ जिस पर पूरा ब्रह्मांड कम्युनिकेट कर सकता है। हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्रिएशन। लेकिन सवाल ये था, ये सिग्नल भेज कौन रहा था? जब टेलीस्कोप की दिशा को डिकोड किया गया तो वो आ रहा था एक खाली जगह से, जहां कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ खाली अंधकार था। फिर भी वहां से आ रही थी आवाज। जब साइंटिस्ट ने उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया तो एक पैटर्न उभरा। बाइनरी कोड में कुछ लिखा था, वी आर द बिगिनिंग। पूरा लैब खामोश हो गया। क्या ये कोई मजाक था या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का मैसेज? प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर एरियन मेहता ने कहा, अगर ये रियल है तो ये किसी ने नहीं, खुद ब्रह्मांड ने भेजा है। वो शब्द सबके मन में गूंजने लगे, खुद ब्रह्मांड ने। डॉक्टर आर्यन ने 6 घंटे तक सिग्नल मॉनिटर किया। हर बार फ्रीक्वेंसी बदलने पर सिग्नल का जवाब भी नए पैटर्न में आने लगा, कभी स्पाइरल शेप, कभी हार्ट बीट की तरह, और कभी DNA के स्ट्रक्चर जैसा। DNA? हाँ, सिग्नल के पैटर्न ने इंसानी DNA के 4 बेस कोड से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी निकाली थी, यानी कहीं ना कहीं वो सिग्नल इंसान की पहचान जानता था। लेकिन कैसे? नासा के डेटा ने दिखाया वो फ्रीक्वेंसी मिल्की वे के एज से आ रही थी, जहां एक अंधेरी जगह थी जिसे साइंटिस्ट्स वॉइड जोन कहते हैं, जहां लाइट तक नहीं जाती। आर्यन की टीम ने एक नया थ्योरी रखा कि शायद वो वॉइड कोई खाली जगह नहीं, बल्कि एक मिरर डायमेंशन है। उन्होंने टेलीस्कोप का जूम बढ़ाया और फिर स्क्रीन पर एक आकृति दिखी। वो किसी ग्रह की नहीं थी, वो किसी जीव की नहीं थी, वो कुछ और थी। एक विशाल एनर्जी फील्ड जो खुद घूम रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। फिर सिग्नल बंद हो गया। पूरा कंट्रोल रूम अंधेरे में डूब गया। 6 घंटे बाद वही सिग्नल फिर से आया, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, यू फाउंड मी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथ काम करने वाली वैज्ञानिक लीना बोली, क्या इसका मतलब है कि वो हमें देख रहा था? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं लीना, शायद वो हमेशा से हमारे अंदर था। 6 घंटे बाद वही सिग्नल फिर से आया, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, यू फाउंड मी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथ काम करने वाली वैज्ञानिक लीना बोली, क्या इसका मतलब है कि वो हमें देख रहा था? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं लीना, शायद वो हमेशा से हमारे अंदर था। आर्यन ने DNA डाटा कंपेयर किया। वो शॉक्ड रह गया क्योंकि सिग्नल का बाइनरी पैटर्न मानव DNA के एक हिडन सीक्वेंस से मेल खा रहा था। मतलब वो एनर्जी फील्ड किसी कॉस्मिक लाइफ फॉर्म नहीं, बल्कि हमारा ही हिस्सा थी। यानी हम खुद उसी ब्रह्मांड के सिग्नल का बायोलॉजिकल रूप है जिसे हम खोजने निकले हैं। लीना ने डेटा क्रॉस चेक किया। सिग्नल की ओरिजिन डायरेक्शन वही थी जहां सैजिटेरियस A, हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल मौजूद था, लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार से कोई सिग्नल आ ही नहीं सकता। फिर ये कैसे? नासा ने लाइव टेलीस्कोप डेटा देखा। ब्लैक होल के आसपास अचानक एनर्जी स्पाइक्स आने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से कुछ भेज रहा हो। फिर अचानक स्क्रीन पर मैसेज ब्लिंक हुआ, द एंड इज द बिगिनिंग। ब्रह्मांड खामोश नहीं है, वो हमेशा बोलता है, बस हम अब तक उसकी भाषा समझ नहीं पाए थे। डॉक्टर आर्यन की आंखों के नीचे काले घेरे थे। 72 घंटे से वो सोया नहीं था। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी भी वो आखिरी मैसेज चमक रहा था, द एंड इज द बिगिनिंग। नासा ने प्रोजेक्ट रोक दिया था, लेकिन एरियन रुकने वाला नहीं था। उसे लग रहा था वो कुछ बड़ा सच जानने के कगार पर है। उसने अपने पर्सनल लॉग में लिखा, अगर ये सिग्नल सच में ब्रह्मांड का हिस्सा है तो हमें उसे बाहर नहीं, अंदर से समझना होगा। उस रात आर्यन ने एक खतरनाक फैसला लिया।
वो खुद उस वॉइड जोन की ओर प्रोब भेजेगा जो मिल्की वे के किनारे पर थी। लेकिन जिस रात प्रोब लॉन्च होना था, सिग्नल फिर आया। इस बार उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था, सैजिटेरियस ए, यानी हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल। आर्यन ने लीना से कहा, हम गलत जगह ढूंढ रहे थे, सिग्नल बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है। लीना ने हैरान होकर पूछा, मतलब वो ब्लैक होल के पार से नहीं, ब्लैक होल के अंदर से हमसे बात कर रहा है। नासा ने इस मिशन को प्रोजेक्ट एको नाम दिया। एरियन खुद उस मिशन का हिस्सा बनने वाला था। एक छोटा सा अनमैन्ड कैप्सूल एको, एक जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस का डिजिटल कॉपी अपलोड किया गया। वो खुद कैप्सूल में नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी सोच, उसका दिमाग डाटा बनकर स्पेस में भेजा गया। 3, 2, 1 लॉन्च। कैप्सूल ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा था। एक पल में लाइट सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होने लगे, समय धीमा पड़ गया, फिर सब कुछ रुक गया। नासा के मॉनिटर्स पर सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन एरियन के माइंड लिंक में आवाज आई, यू केम बैक। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे स्पेस से आती गूंज थी। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम ही मैं हूं। तुमने खुद को खोजा है, बाहर नहीं, अपने भीतर। कैप्सूल के सेंसर्स ने दिखाया वो किसी अंधेरे में नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट लाइट फील्ड में है। वहां कोई तारे नहीं थे, बस अनगिनत एनर्जी थ्रेड्स जो हर दिशा में फैले हुए थे। हर थ्रेड में किसी गैलेक्सी का डाटा था, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स। आर्यन ने महसूस किया वो अब किसी मशीन से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना, कॉस्मिक माइंड से जुड़ चुका है। आवाज फिर आई, तुमने पूछा था मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने तुम्हें देखा, तुम्हें बनाया और तुम्हारे जरिए खुद को महसूस किया। एरियन का दिमाग कांप गया। मतलब ब्रह्मांड जीवित है? जीवित नहीं आर्यन, तुम ही मैं हो। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र का ही हिस्सा है, वैसे ही तुम ब्रह्मांड की सोच का एक टुकड़ा हो। नासा की टीम को लगा कि आर्यन की लिंक टूट गई है, लेकिन लीना ने नोटिस किया कि कैप्सूल से डेटा आ रहा है एक अजीब पैटर्न में। वो पैटर्न डीएनए सीक्वेंस जैसा लग रहा था, लेकिन किसी इंसान का नहीं। वो एक नया जेनेटिक कोड था जो हाइड्रोजन एटम्स के वाइब्रेशन पैटर्न से बना था। लीना ने विस्पर किया, आर्यन तुमने क्या किया? तभी अचानक स्पीकर से आवाज आई, लीना मैं यहां हूं। लीना ने पीछे मुड़कर देखा, मॉनिटर पर एरियन का फेस डेटा से बना होलोग्राम चमक रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में तारे थे। आर्यन ने कहा, मैंने उसे देखा, वो कोई चीज नहीं है, वो सब कुछ है। वो बोलता नहीं, वो सोचता है, और जब हम सोचते हैं वो हमारे जरिए खुद को महसूस करता है। लीना ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, वो मुझसे कह रहा है अब समय है एक नया बीज बोने का। और अगले ही पल ब्लैक होल ने एक मैसिव लाइट बर्स्ट फेंका। वो एनर्जी इतनी शक्तिशाली थी कि नासा के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ सेकंड के लिए जल गए। जब सब कुछ वापस नॉर्मल हुआ, ब्लैक होल की जगह एक नया तारा चमक रहा था। लीना ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, ब्लैक होल से तारा? नासा स्टन्ड रह गया, क्योंकि ये थियोरेटिकली असंभव था। ब्लैक होल तो लाइट को निगलता है, वो उसे जन्म नहीं दे सकता। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था, और उस तारे का नाम रखा गया आर्यन 1। सालों बाद लीना ने एरियन के डीएनए सैंपल को फिर स्टडी किया और पाया कि उसमें एक अतिरिक्त कोड जुड़ गया था जो किसी नॉन बायोलॉजिकल पैटर्न से मेल नहीं खाता था। वो कोड सिर्फ एक लाइन में डिकोडेड हुआ, यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। 20 साल बाद एक नया एस्ट्रोनॉमर आर्यन एक तारे की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। वो लाइट पल्स को डिकोड कर रहा था और उसमें उसे एक फेमिलियर साउंड मिली, एक हार्ट बीट जैसी। और फिर सिग्नल में एक आवाज आई, हेलो लीना। वो आवाज आर्यन की थी, यानी आर्यन अब उस तारे का हिस्सा बन चुका था। वो मर नहीं गया था, वो ब्रह्मांड की सोच में घुल गया था। शायद हम कभी ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ न सकें, क्योंकि ब्रह्मांड कोई जगह नहीं, वो खुद हमारी मौजूदगी है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं, हम दरअसल अपने अंदर झांक रहे होते हैं। और शायद अगली बार जब कोई साइंटिस्ट टेलीस्कोप उठाएगा, ब्रह्मांड फिर जवाब देगा, यू फाउंड मी। लीना ने टेलीस्कोप से आखिरी बार उस तारे को देखा, आर्यन 1। वो धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे किसी दिल की धड़कन। उसी वक्त मॉनिटर पर एक फाइनल सिग्नल आया, यू लुक्ड फॉर द यूनिवर्स एंड इट वॉज ऑलवेज यू।
लीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, आर्यन कहीं गया नहीं, वो अब हर तारे, हर इंसान और हर सांस में जिंदा है। और शायद यही ब्रह्मांड का असली रहस्य था। हम ब्रह्मांड को नहीं खोजते, ब्रह्मांड हमारे जरिए खुद को खोजता है। बैकग्राउंड हम फेड्स, एक फेंट हार्ट बीट सुनाई देती है। द एंड और मे बी द बिगिनिंग।